नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। द बोनस आप देख रहे हैं। मैं हूं अंजलि सिंह और शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम तब क्या होगा की। भारत में दिव्यांग बच्चों की बढ़ती संख्या सिर्फ एक सामाजिक आंकड़ा नहीं बल्कि लाखों परिवारों की रोजमर्रा की हकीकत है। ऐसे परिवारों में माँ बाप की चिंता सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहती बल्कि सबसे बड़ा सवाल होता है हमारे बाद बच्चे का क्या होगा, क्या उसकी देखभाल, इलाज और सम्मानजनक जीवन सुरक्षित रहेगा। आज के शो में इसी सवाल का समाधान समझेंगे। तो आज के शो में हम ये जानेंगे कि देखिए स्पेशल चाइल्ड की सबसे बड़ी विपत्तियां, चुनौतियां आखिरकार क्या रहती हैं, क्या परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं, विपत्तियां, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। वहीं माता पिता के बाद आखिरकार देखभाल कैसे की जाए, उनकी व्यवस्था किस तरीके से हो स्पेशल चाइल्ड की, इसके बारे में भी बात होगी। ट्रस्ट और एस्टेट प्लानिंग की भूमिका आखिरकार क्या रहेगी। परिवार पर बढ़ता मानसिक और सामाजिक दबाव, चूंकि जब स्पेशल चाइल्ड होता है तो परिवार पर कई बार ऐसा भी होता है कि मानसिक और सामाजिक दबाव दोनों तरीके से बढ़ जाता है। वहीं हम जानेंगे कि एस्टेट प्लानिंग से कैसे राहत मिल सकती है। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं शर्मा परिवार की एक छोटी सी प्लानिंग ने कैसे भविष्य को सुरक्षित किया। दिल्ली के रहने वाले शर्मा दंपति का एक स्पेशल चाइल्ड है जिसकी देखभाल पूरी तरह मां पर निर्भर है। बच्चे के इलाज और थेरेपी पर हर महीने बड़ा खर्च होता है। पिता के मन में हमेशा ये डर रहता था कि उनके बाद बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। एस्टेट प्लानिंग एक्सपर्ट की सलाह पर उन्होंने स्पेशल ट्रस्ट बनाया, गार्जियन तय किया और फंडिंग स्ट्रक्चर भी तय कर लिया। इससे न सिर्फ बच्चे की जरूरतें सुरक्षित हुई बल्कि मां का मानसिक तनाव भी कम हो गया। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक जैन, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस। वो पिछले कई सालों से स्पेशल चाइल्ड और फैमिली एस्टेट प्लानिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल तो ये, चूंकि आज हम एक बहुत ही अहम कार्यक्रम कर रहे हैं स्पेशल चाइल्ड को लेकर और किस तरीके से उनकी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो की जाए, स्टेट प्लानिंग किस तरीके से करें, इसी पर हम बात कर रहे हैं। पहला सवाल तो यही सर कि स्पेशल चाइल्ड को लेकर माता पिता के मन में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है, उनकी प्लानिंग किस तरीके से उन्हें करनी चाहिए और क्या यही भ्रम आगे चलकर बच्चे का जो भविष्य है वो क्या कई बार जोखिम उसमें डाल देता है। तो सबसे बड़ी जो गलती जो पेरेंट्स करते हैं व्हेन दे हैव स्पेशल चाइल्ड डेज, कि वो सोचते हैं कि हमारे रहते सब ठीक है, हमारे बाद परिवार संभाल लेगा, जो कि सच नहीं है और बहुत सारे केसेस में सच नहीं होता ना। माता पिता भावनात्मक भरोसे पर चलते हैं, कानूनी व्यवस्था नहीं बनाते। वो भाई बहन को नेचुरल गार्डियन मान लेते हैं जबकि कानून में वो अपने आप गार्डियन नहीं होते। नॉमिनी जॉइंट अकाउंट या सिंपल विल को पर्याप्त मान लेते हैं। आप समझिए कि स्पेशल चाइल्ड के लिए निर्णय लेने की क्षमता, लीगल कैपेसिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इन सब चीजों की वजह से जब बच्चे का एक नेचुरल गार्डियन नहीं रहता तो पैसे होते हुए भी इलाज और देखभाल नहीं हो पाता। रिश्तेदार में विवादों की प्रक्रिया बढ़ जाती है, राइट। और ये सिस्टम की दया पे बच्चा जिंदा रहने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है तब क्रिएट होती हैं जब आप एज पेरेंट्स मान लेते हो कि जो हमारे सामने चल रहा है वही ठीक है जी। तो आप पोस्ट पेरेंट्स प्लानिंग नहीं करते। और मैं तो इसको एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ आपके रहते हुए भी तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप समझ लीजिए असक्षम हो गए, इनकैपेसिटेट हो गए, तो बच्चा आपके सामने भी असहाय हो सकता है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इस प्लानिंग को करना चाहिए। बिल्कुल। और सर, जिन परिवारों में स्पेशल चाइल्ड है उन्हें एस्टेट प्लानिंग की शुरुआत किस उम्र में कर देनी चाहिए, किन सिचुएशंस में उन्हें ये एस्टेट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए और क्या अगर देर हो जाती है तो क्या उससे जो नुकसान है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो मैम, ये जो क्वेश्चन है ना किस उम्र में करनी चाहिए, बड़ा गलत क्वेश्चन है। जिस दिन आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड रहने वाला है, ये कभी भी अपने आप अपनी जिम्मेवारियां नहीं उठा पाएगा, स्पेशली लीगल और फाइनेंशियल।
तो आपको ये प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप एक पेरेंट हैं जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है और आपके पास एक स्पेशल चाइल्ड की जिम्मेवारी है, तो आपको ये प्लानिंग तुरंत कर देनी चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार अपने इस सेशंस में भी बोलता हूँ, इस शो में भी बोला है कि आप में से कोई भी अपनी डेट ऑफ डेथ या इनकैपेसिटेशन कागज पे नहीं लिख सकते। तो मैं किस दिन नहीं होऊंगा बच्चे के ध्यान रखने के लिए, तो मुझे पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये प्लानिंग को डिले नहीं करना चाहिए, प्लानिंग को आज ही शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। और अगर किसी केस में प्लानिंग अगर लेट हो गई है सर, तो क्या अब ऐसे में नुकसान किस तरीके से हो सकते हैं? अगर आप अभी भी सक्षम हैं, आप मेंटली और फिजिकली ओके हैं, आपके पास इनफ पैसे हैं बच्चे का ध्यान रखने के लिए, आप इंश्योरेबल हैं, तो ये प्लानिंग आज भी हो सकती है, अभी भी देर नहीं हुई है, राइट? तो ये भी कहना गलत है कि भाई अगर आप 16-30 साल से ऊपर हो गए और कई साल हो चुके हैं आपके बच्चे को स्पेशल चाइल्ड हुए और आपने प्लानिंग नहीं करी तो अब कुछ नहीं हो सकता। अभी भी सब कुछ हो सकता है। एक रिस्क था, जिस रिस्क से आप बच गए, तो आप प्लानिंग आज शुरू कर लीजिए। बिल्कुल। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको जो प्लानिंग है अपने बच्चे के लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए, वो कर लेनी है। स्पेशल चाइल्ड के लिए सर ट्रस्ट बनाते समय किन कानूनी, वित्तीय और मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ताकि बच्चे की जरूरतें जीवन भर सुरक्षित रहें, सेफ रहें? पहले मैं कानूनी एस्पेक्ट्स पे बात करता हूँ जो आपको ट्रस्ट बनाते हुए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ट्रस्ट में साफ लिखा हो कि ये स्पेशल चाइल्ड के लाइफ टाइम केयर के लिए। ट्रस्ट में ट्रस्टी अकेला ना हो, कम से कम 2 ट्रस्टीज हो, और इन ट्रस्टीज के बाद जो ट्रस्टी बनेगा उसका भी वहां पे जिक्र होना चाहिए, मतलब लिखा होना चाहिए कि प्राइमरी ट्रस्टी है, सक्सेसर ट्रस्टी है। ट्रस्टी को हटाने और बदलने की स्पष्ट प्रक्रिया हो, और आपको ट्रस्टी को गार्डियन से कंफ्यूज नहीं करना। गार्डियन वो है जिसपे फिजिकल केयर है, ट्रस्टी वो है जिसपे फाइनेंशियल पावर आ गई क्योंकि ट्रस्ट में पैसे हैं। और ये जो ट्रस्टी और गार्डियन है ये सेम व्यक्ति हो सकते हैं, अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं, पर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इनके जो ये रोल्स हैं, भूमिकाएं हैं, इसमें टकराव ना हो। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के फायदे हैं वो आपके बच्चे को मिलते रहें, इन स्पाइट ऑफ देम हैविंग यू लीविंग मनी फॉर देम। तो ये आपको जरूर उसके बारे में देखना चाहिए। आपने पूछा वित्तीय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, राइट? आपको खाली ये नहीं देखना है कि कितना पैसा बच्चे के लिए छोड़े, आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये पैसा कैसे निकलेगा, बच्चे तक पहुंचेगा कैसे, कौन इसे अप्रूव करेगा, किन खर्चों की अनुमति आप देंगे ट्रस्ट में, किन खर्चों की अनुमति आप रोकेंगे ट्रस्ट में, राइट? क्योंकि कई बार आपको इसके बीच में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है कि मंथली केयर के पैसे दे रहे हैं, कुछ मेडिकल रीजन से स्पाइक आ जाए, एकदम से पैसा ज्यादा जरूरत पड़े, तो उसका प्रोविजन कैसे किया, इन्फ्लेशन को आप कैसे बिल्ड इन करेंगे ट्रस्ट के अंदर, राइट? फिर कुछ ह्यूमन एंगल्स हैं ना, ट्रस्ट के साथ केयर इंस्ट्रक्शन के नोट जरूरी हैं। बच्चे की डेली लाइफ क्या, दिनचर्या क्या है, उसको किस टाइप की दवाइयां चाहिए, क्या उसकी पसंद है नापसंद है, ये ह्यूमन साइड है। चाइल्ड की डिग्निटी और ऑटोनॉमी का सम्मान होना चाहिए, है ना? केयर गिवर और ट्रस्टी के बीच में स्पष्ट जिम्मेदारियां होनी चाहिए। ये सब मानवीय पहलू, राइट? आप मान के चलिए, स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है बच्चे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर बच्चे की अगर परवरिश की जाती है स्पेशल चाइल्ड की, तो माँ की सबसे अहम भूमिका क्यों हो जाती है उसकी परवरिश में, और प्लानिंग के दौरान माँ की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा जो है वो कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? तो माँ की भूमिका सबसे अहम है, बिल्कुल। क्योंकि ज्यादातर केसेस में माँ प्राइमरी केयर गिवर होती है बच्चे की, ना? बच्चे की मेडिकल, इमोशनल और बिहेवियरल जरूरतें जितनी माँ को पता होती हैं किसी और को नहीं पता होती। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पिता ना रहने पर वो सोल केयर गिवर बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी भूमिका और अहम हो जाती है।
आपको ये सुनिश्चित करना है कि माँ खुद फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, क्योंकि एक सिक्योर्ड पर्सन ही दूसरे की सुरक्षा कर सकता है, बिल्कुल। राइट। माँ को ट्रस्टी और डिसीजन मेकर की भूमिकाओं में जरूर डालना चाहिए ट्रस्ट के अंदर। आपको ये प्रोविजन डालने चाहिए कि जब माँ की उम्र ऐसी हो जाए कि वो केयर गिवर ना बन पाए या अच्छे से ये केयर गिविंग फिजिकली ना कर पाए, तो सक्सेसर केयर गिवर क्या हो। और एक परिवार को माँ पर सारी जिम्मेदारी डालने से बचना होना चाहिए। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार की, ये एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। पर मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कह सकता हूँ, माँ को सुरक्षित किए बिना स्पेशल चाइल्ड की सुरक्षा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये जिम्मेदारी जो है अगर कई बार माँ के ऊपर आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो जाता है और कई बार चीज़ें खराब भी हो जाती हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी जो है वो पूरे परिवार की है। सर, अगर लीगल गार्जियन तय करना है वो कैसे तय किया जा सकता है, क्यों ये ज़रूरी है लीगल गार्जियन तय करना? और मान लीजिए अगर किसी फैमिली में कोई गार्जियन है ही नहीं, तब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं फैमिली के पास? तो पहली बात आप मानिए कि इंडियन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट में एक माइनर बच्चे के लिए 3 टाइप के गार्डियंस अलाउड है माइनर बच्चे के लिए। पहला है नेचुरल गार्डियन, जो पेरेंट्स के अलावा नहीं हो सकता कोई। अगर पेरेंट्स नहीं रहते तो समाज गार्डियन बन जाता है बच्चे, और समाज को रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब ये डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ में पावर आ जाती है कि बच्चे की कस्टडी किसको दे, बिल्कुल। राइट। इसी कारण लॉ में प्रोविजन है एक थर्ड टाइप ऑफ गार्डियन का, जिसको कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। तो हर एक पेरेंट पे ये पावर दी है लॉ ने कि वो अपने बच्चे का गार्डियन अपने जीते जी अपॉइंट कर दे। पर मेरी प्रॉब्लम एक स्पेशल चाइल्ड में इससे बियॉन्ड है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरा ये जो बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड जो है, ये खाली माइनॉरिटी पे रिस्क में नहीं है, ये मेजॉरिटी के बाद भी रिस्क है। ये 18 साल के बाद भी सक्षम नहीं है अपने डिसीजन लेने का। इसमें कानूनी डिसीजन लेने की पावर क्षमता नहीं है और फाइनेंशियल डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। तो इन बच्चों की जो ट्रस्ट गार्डियनशिप है, वो जब ये मेजर हो जाते हैं उसके बाद भी पेरेंट्स को भी लेनी पड़ेगी, अगर पेरेंट्स नहीं है तो किसी और को लेनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल अनोखी है स्पेशल चाइल्ड के लिए कि जब वो बड़े हो जाएंगे, मेजर हो जाएंगे, 18 साल से ऊपर उनकी उम्र हो जाएगी, तब भी उनकी गार्डियनशिप अप्लाई करनी पड़ेगी। और इसके लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट एक है, उसमें आप गार्डियनशिप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूं कि आप जॉइंट गार्डियनशिप लें। अब आपने मुझसे पूछा गार्डियनशिप लेना जरूरी क्यों है। आपको गार्डियनशिप लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेडिकल कंसेंट कौन देगा कल को प्रॉब्लम हो गई, बच्चों के बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, उनके स्कूल के एडमिशंस में कौन हेल्प करेगा, या उसको किसी संस्था में अगर आपको रखना है बच्चे को कि परिवार ध्यान नहीं दे पा रहा या उसके लिए अच्छा है, तो वो डिसीजन कौन लेगा, किसको लीगली अधिकार है डिसीजन लेने के लिए, राइट। तो इन सब रीजंस की वजह से गार्डियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स स्पेशल चाइल्ड की गार्डियनशिप नहीं लेते कानूनी रूप से आफ्टर द चाइल्ड बिकम्स मेजर, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, आपने अभी बताया नेशनल ट्रस्ट, वहाँ पर भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। सर, मैं चाहूँगी कि आप इसको लेकर थोड़ा सा आप इलेबोरेट करके बताइए कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे किसी पर्सन पर इस ट्रस्ट में से उस पर ट्रस्ट किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए कि वो हमारे बच्चे के लिए सर सही रहेगा। नहीं, हम गलत समझ रहे हैं, ये कोई ट्रस्ट नहीं है, ये खाली एक एक्ट है। ओके, राइट। और ये इस नेशनल ट्रस्ट एक्ट कहते हैं, उसके अंदर एक स्पेशल चाइल्ड की गार्डियनशिप मिल जाती है पेरेंट्स को, या पेरेंट्स के अभाव में किसी और को जो अप्लाई करता है गार्डियनशिप के लिए। ओके। और उसमें कुछ प्रोविजंस हैं जिससे कि आप बच्चे की देखभाल सुनिश्चित होती है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। तो उसका कुछ एनफोर्समेंट है, उनमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट किए गए। जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसके द्वारा एक गठित एक कमिटी है, वो देता है ये
तो इसको आप डिटेल में कानूनी पर्सन जो इसमें डील करता हो उससे आप डिटेल में समझिए कि कैसे आप अपने बच्चे की नेशनल ट्रस्ट एक्ट में गार्डियनशिप ले सकते हैं आफ्टर द चाइल्ड टर्न्स मेजर, राइट। और माइनॉरिटी में उसमें लेनी पड़ेगी अगर पेरेंट्स नहीं रहे तो ये कोई ट्रस्ट नहीं है, ये एक एक्ट है। बिल्कुल। तो ये ट्रस्ट नहीं है, ये एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। सर, अगर पेरेंट्स बिना किसी ठोस प्लानिंग के दुनिया से चले जाएं तो स्पेशल चाइल्ड के जीवन में सबसे बड़े कानूनी, सामाजिक और वित्तीय संकट कौन कौन से सामने आते हैं? और सर, क्योंकि आपने कहा कि प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तभी प्लानिंग आप कर लें जब आपको ये पता चले कि आपका जो बच्चा है वो स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होंगी अभी तक जिन्होंने ऐसी प्लानिंग जो है वो नहीं की होंगी, तो मैं चाहूँगी कि सर इसके बारे में भी आप बताइएगा। तो सबसे पहले मैं कानूनी संकट जिसमें बच्चे आ सकते हैं अगर आपने प्लानिंग नहीं करी, आप दोनों के जाने के बाद बच्चे की संपत्ति फ्रीज हो सकती है क्योंकि ऑपरेटर आपने तय ही नहीं किया, कोई वैध प्रतिनिधि नहीं है बच्चे के लिए और कोर्ट प्रक्रिया में सालों लगते हैं। दूसरा, आपने उसका गार्डियन अपॉइंट नहीं करा, राइट। तो अगर बच्चा माइनर है तो आप टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट कर सकते हो थ्रू अ लेटर ऑफ गार्डियनशिप, या नेशनल ट्रस्ट एक्ट में आप जॉइंट गार्डियनशिप ले सकते थे, जो आपने नहीं करा। सामाजिक प्रॉब्लम क्या है, रिश्तेदारों में विवाद शुरू हो जाता है, देखभाल की जिम्मेदारी लोग टालने लगते हैं और इससे बच्चे की डिग्निटी पे असर पड़ता है। और वित्तीय प्रॉब्लम्स क्या होती है, पैसा होते हुए भी खर्च नहीं कर पा रहे बच्चों पे, है ना। सरकारी पेंशन और बेनिफिट अटक जाते हैं, गलत लोगों के पास पैसों का नियंत्रण चला जाता है। और इन सब चीजों से बच सकते हो अगर आपने एक प्लानिंग प्रॉपर करी हुई हो, आपने एक प्रॉपर स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट बनाई हुई हो, बच्चे की गार्डियनशिप इंश्योर करी हुई हो, आपने पहले से प्रोविजन किया हो कि मेरे बाद ही बच्चा इस जगह जाके रहेगा, आपने वो आइडेंटिफाई किया हुआ हो वो संस्था जहाँ पे बच्चा रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये प्लानिंग टाइम से पेरेंट्स कर लें और इसको चांस पे ना छोड़ें, क्योंकि ये बच्चा अपना ध्यान नहीं रख सकता, बिल्कुल, ये अपना दर्द भी नहीं बता सकता। तो ऐसे बच्चे को आपका सपोर्ट चाहिए, जब आप अलाइव हो तब भी और जब आप अलाइव ना हो तब भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और चूंकि हम ये देखते हैं कि कई बार लोग जो हैं वो सही से प्लानिंग जो है वो नहीं कर पाते हैं, और आपके जाने के बाद आपके बच्चे का, स्पेशल चाइल्ड का ध्यान कैसे रखा जाए, तो आपको प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो सर ने पॉइंट्स बताए हैं इन पर आप ख़ास तरीके से फोकस आप करिएगा कि अगर आप चले जाते हैं और आपने प्लानिंग नहीं की तो ये परेशानी जो है वो आपके बच्चे के सामने खड़ी हो सकती है, उसकी जो संपत्ति है वो भी फ्रीज हो सकती है। अमर उजाला द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सर सवाल भी आ गए हैं। अब उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल करते हैं और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि आप अपने सवाल देखिए कैसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले सवाल हम शामिल कर लेते हैं। अलीगढ़ से सवाल आया है सुनीता सिंह का। सुनीता सिंह हैं, पूछ रही हैं कि स्पेशल चाइल्ड के लिए कितनी रकम सुरक्षित रखनी चाहिए? सर, कोई नंबर तो फिक्स नहीं है, पर एक सिस्टम हो सकता है टू कैलकुलेट, है ना, गणना कैसे करनी है आप। तो उसकी मंथली इनकम जो रिक्वायरमेंट है या मंथली केयर कॉस्ट जो है, उसको आपकी आपको लगता है उसका लाइफ टाइम कितना होगा उसे मल्टीप्लाई कर दो और उसमें मेडिकल एस्केलेशन कॉस्ट डाल दीजिए कि मेडिकल की वजह से एस्केलेशन होता है। अगर उसकी आपके बाद उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा, उसमें कितनी एस्केलेशन होगी, किसी संस्था में रखना पड़ेगा तो उसकी फीस कितनी होगी, और एक इन्फ्लेशन का बफर ऐड कर दीजिए। तो एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर या स्पेशल चाइल्ड प्लानर आपको वो अमाउंट बता सकता है जो आपको कम से कम छोड़ के जाना पड़े। पर रकम से ज्यादा जरूरी है रकम की स्थिरता और नियंत्रण, कि वो पैसा कंजर्व प्रॉपरली हो और कंट्रोल प्रॉपरली हो जो आप बच्चे के लिए छोड़ के जाए। और बच्चे के लिए लमसम की ज्यादा जरूरी नहीं है, बच्चे के लिए मंथली इनकम ज्यादा जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल, तो मंथली इनकम बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुणे से सवाल है राजेश पुरी का। ये पूछ रहे हैं कि ट्रस्ट और विल में फ़र्क क्या है? बेसिक फर्क ये है कि विल मृत्यु के बाद लागू होती है, ट्रस्ट अभी से लागू हो जाती है और मृत्यु के बाद तक काम करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी विल का बेस्ट एग्जीक्यूटर कौन है,
वो आप खुद हैं। और ट्रस्ट में आपने अपनी विल अपने जीते जी एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर दी। अब आप समझिए, मैंने अपनी विल में अपने स्पेशल चाइल्ड को कुछ रकम छोड़ के गया, सपोज मैंने 5 करोड़ रुपए छोड़ के दी। अब प्रॉब्लम क्या है, अ स्पेशल चाइल्ड कैन ओन एसेट्स बट दे कांट कंट्रोल एसेट्स। तो अगर मैं ये छोड़ के जाऊंगा, इसका कंट्रोल गार्डियन के पास आ जाएगा, जो भी इस बच्चे का गार्डियन अपॉइंट होगा। अब मैं ये कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरे बाद ये गार्डियन इस पैसे को पहले तो इन्वेस्ट सही जगह करे, इसमें से सही रीजन से पैसे निकाले और मेरे बच्चे पे ही खर्च करे। ये इंश्योर करने का तरीका विल में नहीं है। इसके लिए आपको ट्रस्ट बनानी पड़ेगी, इसे कहते हैं स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट। अब मैम यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक ट्रस्ट बनाएं, आज स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट, 10,000 रुपए उसमें डालें और विल जो है वो ट्रस्ट के फेवर में कर दें। जो रकम आपको अपने स्पेशल चाइल्ड को देनी है उसकी विल ट्रस्ट को कर दें, जिससे कि आपकी डेथ के बाद ये पैसा ट्रस्ट में चला जाए और ट्रस्ट में कंट्रोल्ड मैनर से आपके बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी कारण से मैं कहता हूं विल प्लस ट्रस्ट इज अ बेटर ऑप्शन देन ओनली विल और ओनली ट्रस्ट। राइट, बिल्कुल सर। और ये डिफरेंसेस हैं ट्रस्ट और विल में। जयपुर से सवाल है अनिल प्रकाश का, ये पूछ रहे हैं कि क्या माँ अकेले एस्टेट प्लानिंग कर सकती है? जरूर कर सकती है। माँ लीगल गार्डियन बन सकती है, ट्रस्ट की सेटलर बन सकती है, पूरी प्लानिंग स्वतंत्र रूप से कर सकती है। तो शी हैज एवरी लीगल राइट, इमोशनल राइट एंड फाइनेंशियल राइट टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। राइट, तो ऐसा कोई रोक तो नहीं है इस कानून में। बिल्कुल, तो माँ भी एक अकेली एस्टेट प्लानिंग कर सकती है, देखभाल कर सकती है बच्चे की। और सर सवाल है अगला कि क्या हर स्पेशल चाइल्ड के लिए ट्रस्ट बनाना ज़रूरी होता है? क्या कुछ मामलों में अन्य एस्टेट प्लानिंग संरचनाएं भी उतनी ही प्रभावी हो सकती हैं? मैम, जहां बच्चे की लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी है ऑन समबडी एल्स, वहां ट्रस्ट सबसे मजबूत तरीका है बच्चे को सुरक्षित करने का। पर अगर आपका बच्चा ऐसा केस है कि वो काफी कुछ खुद संभाल सकता है, बहुत कम चीजों में उसे औरों की जरूरत पड़ती है, तो ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर्स काम कर सकते हैं। पर ज्यादातर मामलों में मैंने देखा है जहां पे स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट सबसे सुरक्षित फ्रेमवर्क है जो कंट्रोल और डिग्निटी इंश्योर करता है आपके बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल सर, लौटती हूँ मैं और जल्दी से अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि आप अपना सवाल देखिए कैसे पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपने सवाल हम तक पहुँचाने का, और आप चाहें तो डायरेक्ट सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए तरीका आप जान लीजिए। एस्टेट आपको लिखना है ESTATE और उसके बाद आपको अपना जो सवाल है वो टाइप कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है 9354027995 पर। इसके अलावा यूट्यूब के जरिए भी आप हमारे शो पर जाइए और वहां पर आप अपना जो सवाल है कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने डॉक्टर दीपक जैन का नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, डिसेबिलिटी पेंशन और अन्य सरकारी लाभों को एस्टेट प्लानिंग के साथ कैसे सर जोड़ा जाए ताकि प्लानिंग के कारण कोई भी जो लाभ है वो बंद ना हो? जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट के जो लाभ हैं बच्चे के लिए, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर जो आप बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं। और आपको ये देखना पड़ेगा क्या गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में ऐसा प्रोविजन तो नहीं है कि अगर बच्चे पे इतना पैसा होगा तो हम ये स्कीम की बेनिफिट उसको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप पैसा सीधे बच्चे के नाम ना छोड़ें, ट्रस्ट में छोड़ें। उन इनकम थ्रेशोल्ड्स का ध्यान रखें जिसके ऊपर उसको ये स्कीम का बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। ट्रस्टी को पावर दें डिस्क्रिशन की टू डिस्ट्रीब्यूट मनी टू द चाइल्ड। और आप इन सब तरीकों से आप इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर में, आज की स्कीम्स के हिसाब से तो आपने ट्रस्ट बनाई, पर फ्यूचर में क्या कोई ऐसा बेनिफिट आए और उस इनकम थ्रेशोल्ड चेंज हो तो क्या मेरा ट्रस्टी उसको ऊपर नीचे कर सकता है? नहीं, तो इट शुड बी फ्यूचर प्रूफ। बिल्कुल।
और सर, अगर स्पेशल चाइल्ड का कोई सिबलिंग है तो उसकी भूमिका प्लानिंग में किस तरीके से तय की जानी चाहिए ताकि रिश्तों पर किसी भी तरीके का कोई दबाव न पड़े, जिम्मेदारियां जो है वो स्पष्ट रहें? मैं वैसे 2 पार्ट में आपको आंसर करूंगा इस जवाब का। जी। आप सिबलिंग को ऑटोमेटिक केयर गिवर ना माने। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं पेरेंट्स की, कि वो मान लेते हैं कि हमारा जो दूसरा बच्चा है, चाहे वो भाई हो या बहन है, ये ऑटोमेटिक केयर गिवर है। आप उनकी सहमति और क्षमता पहले चेक करें, और हो सके तो उनसे लिखित में लें कि दे आर रेडी टू बिकम द केयर गिवर ऑफ योर स्पेशल चाइल्ड आफ्टर देम। आप ये मान के चलें कि आपके जो सिबलिंग है, उस बच्चे का जो सिबलिंग है, चाहे वो भाई या बहन है, उनकी अपनी एक जिंदगी है, बिल्कुल। और उनका अपना एक परिवार होगा एक टाइम पे। क्या ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा सकते हैं? पहला। दूसरा, क्या वो उठाने को तैयार है? क्या उनकी फैमिली उनको उठाने देगी? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप ये मान के ना चले कि आपका जो बच्चे का जो सिबलिंग है वो इस ट्रस्ट का बेस्ट ट्रस्टी है, क्योंकि हो सकता है उससे बेटर ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हों। रोल क्लैरिटी से रिश्ता बच जाता है, तो ये क्लैरिफिकेशन ऑफ रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक और बात कहता हूँ मैम, जो मैंने एक्सपीरियंस से देखा है। मैंने जब भी स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट बनाई है, बहुत सारी ट्रस्ट मैंने स्पेशल चाइल्ड की बनाई है, जी। उसमें पेरेंट्स जनरली एक प्रोविजन डालते हैं कि हमारे बाद हमारा जो दूसरा बच्चा है वो ट्रस्टी बनेगा, और कल को स्पेशल चाइल्ड को कुछ हो गया तो ये बची हुई रकम जो इस ट्रस्ट की है वो इसके भाई या बहन को चली जाएगी जिसको वो ट्रस्टी बना रहे। अब इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ये जो बच्चा जो ठीक ठाक है, जो उसका भाई या बहन है, वो जब पैसा खर्च करते हैं अपने स्पेशल भाई या बहन पे, तो उनको हमेशा लगता है ये हमारी जेब में से पैसा जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये हमारे पास आना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये गलती बिल्कुल ना करें। आप जो रेसिड्यूरी बेनिफिशियरी है वो कभी भी सिबलिंग को ना बनाएं, अगर आप उनको ट्रस्टीशिप या कंट्रोल दे रहे हो स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट। बिल्कुल, तो कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। सिर्फ कुछ सवाल आ गए हैं दर्शकों के, उन सवालों को एक बार फिर से हम शामिल कर लेते हैं। भोपाल से सवाल आया है मोहम्मद इरफान का। ये पूछ रहे हैं कि एस्टेट प्लानिंग का खर्च कितना आता है? एस्टेट प्लानिंग का खर्च ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है कितना आता है, डिपेंड करता है आपकी जरूरत क्या है। राइट, आप किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट आपकी जरूरत है। अगर आपने एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाई तो 2-2.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। अगर बिल से काम हो गया तो 15-20 हजार रुपए में बन जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। पर असली खर्च वो खर्च नहीं है जो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पे जाता है। असली खर्च वो है जो नुकसान होता है अगर आपने ये डॉक्यूमेंट ऑफ प्लानिंग नहीं करी। कॉस्ट इज नॉट व्हाट यू पे अ लॉयर, कॉस्ट इज एक्चुअली नॉट डूइंग इट। और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, परिवार में विवाद क्रिएट हुआ, प्रॉपर्टीज कानूनी दाव पेच में फंस गई, राइट, उनकी रिलेशनशिप खराब हो गई, आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, ये सब चीजें, ये असली खर्च है। तो रियल कॉस्ट इज नॉट मनी यू गिव टू अ लॉयर टू, या किसी एस्टेट प्लानर को कि भाई ये मेरा सब कुछ ठीक ठाक चले। असली कॉस्ट वो है जो उसके ना करने की कॉस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल सर नोएडा से कविता का आया है, और ये अभी जो हम गार्जियन की बात कर रहे थे उसी से जुड़ा हुआ इनका ये सवाल है कविता का। ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई गार्जियन ना मिले तो फिर क्या ऑप्शन है? अगर गार्डियन ना मिले तो आपको किसी संस्था को गार्डियन बनाना पड़ेगा। राइट, आपको मतलब गार्डियन तो बनना ही पड़ेगा ना, तो किसी संस्था को गार्डियन बनाइए। और अगर आप गार्डियन नहीं बना पाते तो कोर्ट बनाएगा गार्डियन। राइट, तो गार्डियन, और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसपे गार्डियन बन सकते हैं। आप और ऐसे लोगों से मिलें जिनके स्पेशल चाइल्ड है, और आप रेसिप्रोकल गार्डियन बन जाए एक दूसरे के। ये तो पता ही नहीं ना किसको किसकी कब जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली। और मैंने बहुत बार देखा है कि जो ये स्पेशल चाइल्ड की हम जो
एसोसिएशंस बना लेते हैं, ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि सब सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनके अंदर वो सोच, वो इमोशंस और वो कैपेबिलिटी ज्यादा होती है देन अ नॉर्मल पर्सन। तो आपके लिए जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने एरिया में ऐसे और पेरेंट्स से, माता पिता से मिले जो सेम प्रॉब्लम फेस कर सक रहे हैं और उनको उनको उनके साथ गार्डियनशिप के अरेंजमेंट्स रेसिप्रोकल क्रिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कोलकाता से अगला सवाल हम लेंगे। संजय पॉल का ये सवाल है और इन्होंने पूछा है कि एस्टेट प्लानिंग में बदलाव आखिरकार कब करना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ एस्टेट प्लानिंग इज नॉट फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। ये एक बार का काम नहीं है बिल्कुल। और इसको एक बार का काम समझना सबसे बड़ी गलती है। अब बदलाव क्यों करना पड़ेगा, और आज के सेशन के हिसाब से बात करेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर गार्डियन या ट्रस्टी की स्थिति बदल जाए, आपके उनसे रिलेशनशिप बदल जाए, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए या उनकी पर्सन में प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। माता पिता की हेल्थ या इनकम बदले तो चेंज करना पड़ेगा। बच्चे की मेडिकल या सपोर्ट नीड्स बदले तो चेंज करना पड़ेगा। कानून या सरकारी स्कीम बदले तो चेंज करना पड़ेगा। परिवार में कोई डाइवोर्स, सेपरेशन, रीलोकेशन हो जाए तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप एक रूल याद करें, स्पेशल चाइल्ड प्लानिंग को हर 2 या 3 साल में एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी। बिल्कुल। तो हर 2 से 3 साल में एस्टेट प्लानिंग को रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशल चाइल्ड की। सर, सिंगल मदर अगर हैं तो और अगर उनके पास स्पेशल चाइल्ड है, उनके लिए एस्टेट प्लानिंग क्यों और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और किन पॉइंट्स को उनको ध्यान में रखना चाहिए? तो जो सिंगल मदर है उनके साथ सबसे बड़ी मतलब समस्या ये है कि उनके बाद बच्चे का क्या हो, बिल्कुल। और ये रिस्क बहुत ज्यादा है, राइट? तो उनको तो जरूर जरूर अपने लाइफ टाइम में बच्चे का सक्सेसर गार्डियन अपॉइंट कर देना चाहिए। सेकंड, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाकर बच्चे की संपत्ति को सुरक्षित कर देना चाहिए। इस ट्रस्ट की ट्रस्टी वो बन सकती है और बच्चे के साथ बेनिफिशियरी भी बन सकती है, जिसमें उन्होंने लिखा हो कि मेरे बाद ये ट्रस्टी होगा, बेनिफिशियरी अब मेरा खाली स्पेशल चाइल्ड हो। स्पेशल अगर आप सिंगल मदर हैं या आप सिंगल फादर भी हैं मैम, तो भी आपके लिए ये रिस्क बढ़ जाता है और आपको बहुत जरूरी है कि इसकी प्लानिंग आप अभी से करें। बिल्कुल। तो अभी से प्लानिंग करना ज़रूरी है। सर, एक आखिरी सवाल कि अगर आज कोई परिवार स्पेशल चाइल्ड प्लानिंग शुरू करना चाहता है तो सबसे पहला और सबसे व्यवहारिक कदम उनको क्या उठाना चाहिए और उन पेरेंट्स के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो सलाह तो एक है कि स्पेशल चाइल्ड के लिए सही सवाल ये नहीं है कि हमने कितना छोड़ा है जी। बल्कि ये है कि हमने कितना सोच समझ कर छोड़ा है। मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूं अपने शो के पार्टिसिपेंट से, आप वेल्थ छोड़ के जाओगे या दे के जाओ? विल यू लीव वेल्थ और विल यू गिव वेल्थ? और स्पेशल चाइल्ड के केसेस में ये जो लीव वेल्थ है ना, ये बहुत रिस्की है। शुड गिव वेल्थ टू देम, शुड नॉट लीव वेल्थ फॉर। आपको उनकी सुरक्षा इंश्योर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो सुरक्षा इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में भी स्पेशल चाइल्ड है तो अभी से उसकी जो आप एस्टेट प्लानिंग है वो आप कर लीजिए और सही तरीके से एस्टेट प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना कीमती समय दिया एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू मैम, थैंक यू। स्पेशल चाइल्ड की परवरिश सिर्फ आज की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आने वाले कल की तैयारी भी है। सही एस्टेट प्लानिंग से न सिर्फ बच्चे का भविष्य सुरक्षित होता है बल्कि पेरेंट्स और खास तौर पर माँ को मानसिक सुकून भी मिलता है। और आज देखिए, आपको एस्टेट प्लानिंग शुरू कर देनी है, आपको योजना बनानी है आज ही ताकि कल सुरक्षित आपका रहे। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बोनस। नमस्कार।